इंटरनेट सिर्फ मीम्स, रील्स और सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इसी इंटरनेट के किसी कोने में ऐसी स्टोरीज भी छुपी हुई है जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ डिस्टर्बिंग इंटरनेट मिस्ट्रीज की। ऐसी मिस्ट्रीज जहाँ एक नॉर्मल वेबसाइट देखते ही देखते पूरी इंटरनेट इन्वेस्टिगेशन बन गई। एक रैंडम वीडियो जिसने लाखों लोगों को सालों तक कंफ्यूज करके रख दिया, और कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स जो आज भी लोगों को ये सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि उनके पीछे कोई रियल इंसान था भी या नहीं। और सबसे वियर्ड बात, इनमें से कुछ मिस्ट्रीज सालों पुरानी है फिर भी आज तक सॉल्व नहीं हुई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे इंटरनेट मिस्ट्रीज के बारे में जिन्हें समझने की लोगों ने सालों तक कोशिश की, लेकिन जितने आंसर्स मिले उससे कई ज़्यादा नए सवाल खड़े हो गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इंटरनेट के कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड केसेस को डिकोड करते हैं जहां हर मिस्ट्री के साथ एक नया ट्विस्ट छुपा हुआ था। सिकारा 3301। सिकारा 3301 इंटरनेट की एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट हैकर्स को भी शॉक कर दिया था। 4 जनवरी 2012 को 4chan पे एक एनोनिमस इमेज अपलोड हुई। Hello, we are looking for highly intelligent individuals. To in them, we have devised a test. There is a message hidden in this image. Find it, and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it all the way through. Good luck. 3301. और यहीं से शुरू हुआ इंटरनेट का सबसे बड़ा पजल हंट। जिसने भी उस हिडन मैसेज को डिकोड किया उसे एक और क्लू मिला। हर पजल सॉल्व करते ही मिस्ट्रीज और गहरी होती गई। ये सिर्फ कोडिंग चैलेंज नहीं था, पार्टिसिपेंट्स को क्रिप्टोग्राफी, लिनक्स प्रोग्रामिंग और इंटरनेट एनोनिमिटी तक की नॉलेज यूज़ करनी पड़ रही थी। इस मिस्ट्री का सबसे अजीब हिस्सा था लिबर प्रेमिस, एक क्रिप्टिक बुक जो सिकारा ने रिलीज़ की थी। इस किताब के कुछ पेजेस डिकोड हो चुके थे, लेकिन इसके बाद का हिस्सा आज भी एक्सपर्ट्स के लिए एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है। सिकारा 3301 का कहना था कि वो हाईली इंटेलिजेंस इंडिविजुअल्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसके लिए, इसका जवाब कभी नहीं मिला। सिकारा ने ऑफिशियली 3 पजल राउंड रिलीज़ किए थे, एक 2012 में, एक 2013 में और लास्ट वाला 2014 में। हैरानी की बात यह है कि 2014 वाला पजल आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व माना जाता है। पॉलीबस, क्या तुमने कभी आर्केड गेम्स खेले? वेल, आज के टाइम में ये बहुत कम जगह पर अवेलेबल है, लेकिन 1981 जिसे आर्केड गेम्स का गोल्डन एज भी कहा जाता है, में एक ऐसा गेम मार्केट में आया जिसे खेलने के बाद लोगों को हेडेक, हेलुसिनेशंस और यहाँ तक कि सीजर अटैक्स भी आने लगे। इसी खतरनाक गेम का नाम था पॉलीबस। गेम स्टार्ट होने से पहले ही लोगों को एक वार्निंग साइन देता है कि इस गेम में फ्लैशिंग इमेजेस होने के कारण ये गेम कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। वेल, कहा जाता है कि पॉलीबस गेम के पास एक मिस्टीरियस ब्लैक सूट पहने हुए आदमी आते थे। वो कभी गेम खेलते नहीं थे, बस मशीन को ओपन करके उसके अंदर का डेटा डाउनलोड करते थे। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि वो आदमी लोगों के साइकोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करने आते थे। दूसरी थ्योरी ये है कि पॉलीबस एक प्री प्लान्ड यूएसए गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था जिसे CIA कंट्रोल कर रही थी। गेम के अंदर फ्लैशिंग इमेजेस, हिप्नोटिक साउंड्स और अजीब सी हिडन फ्रीक्वेंसी थी जो ह्यूमन रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए बनाए गए थे। ऑल्दो इसका कोई एविडेंस नहीं है, यहाँ तक कि पॉलीबस गेम को फेमस कार्टून द सिम्पसन्स में भी मेंशन किया गया था, तो हम इसी चीज़ से उसकी क्रेज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चिपचैन, तुमने अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की लाइव स्ट्रीम तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2008 में एक ऐसी मिस्टीरियस लाइव स्ट्रीम थी जो लिटरली 2-3 दिन तक नॉन स्टॉप चल रही थी। इस लाइव स्ट्रीम में एक अजीब सी औरत अपने दिन भर का वियर्ड रूटीन दिखा रही थी। वेल, पूरे दिन के 12 से 15 घंटे तो वो सिर्फ अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोती रहती थी, जिसे देखकर ही अनकैनी वाइब आती है। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह औरत हांगकांग से थी। इस औरत का असली नाम तो अभी तक एक मिस्ट्री ही है, इसलिए लोग इसे ऑनलाइन नाम से बुलाते थे, जो कि था चिपचैन। स्ट्रीम की शुरुआत में तो ये एक नॉनसेंस स्ट्रीम लग रही थी, लेकिन ये वियर्ड तब होने लगी जब चिपचैन स्ट्रीम में एक कार्डबोर्ड पर कुछ वियर्ड लिखती है। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जिसका नाम उसने पी बताया, वो ऑफिसर ने उसे हॉस्टेज बना कर रखा है और उसके एंकल में एक चिप लगा दी है जिसे वो उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक करता है, जिसके वजह से वो उस अपार्टमेंट के बाहर जाने से भी डरती है। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों ने ये थ्योरीज लगाई कि चिपचैन किसी मेंटल इलनेस या फिर किसी डिसऑर्डर से सफर कर रही है। लेकिन इस मिस्ट्री में फिर से ट्विस्ट तब आया जब लोगों को पता चला कि वेरी चिप नाम की RFID इम्प्लांट टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है
और ऐसी इम्प्लांट्स का यूज आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा था। चिपचेन जो लोगों से कहना चाहते थे, क्या वो वाकई सच था? क्या एक पुलिस ऑफिसर ने उसे सच्ची में हॉस्टेज बना कर रखा था, या फिर वाकई चिपचेन मेंटली अनस्टेबल थी? ये मिस्ट्रीज अभी तक सॉल्व नहीं हुई और इसे आज भी इंटरनेट की सबसे अनसेटलिंग रैबिट होल्स में से एक माना जाता है। जोंगलैंग केस 2015 फ्रेस्नो कैलिफोर्निया। एक आदमी बार बार इंटरनेट पर सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि अगर कल को मेरी डेथ हो जाए या मैं अचानक से गायब हो जाऊं तो समझ लेना ये एक्सीडेंट नहीं था। उस आदमी का नाम था जॉन लैंग। जॉन का क्लेम था कि उसे फ्रेस्नो पुलिस के कुछ ऐसे काम देख लिए हैं जो कभी सामने नहीं आने चाहिए थे। उसके अकॉर्डिंग पुलिस शॉपिंग मॉल्स और पार्किंग में गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन करती थी, फिर थोड़ी दूर जाके उन्हीं लोगों को रोक कर फाइन करती थी। जॉन ने जब इसके बारे में ऑनलाइन लिखना शुरू किया तब उसका कहना था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड किए। जॉन जहाँ बार बार एक ही गाड़ी उसके घर के बाहर दिख रही थी। कभी उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में अजीब से गैप्स आ जाते थे, कभी पुलिस उसके घर के बाहर बिना किसी क्लियर रीजन के खड़ी रहती थी। ये सब देखकर जॉन और भी डर गया और इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद जॉन के घर में आग लग गई और ट्रेजिकली जॉन की डेथ हो गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उसकी बॉडी पर चाकू के मतलब किसी के स्टैबिंग के निशान थे, लेकिन बाद में ये बात बदल दी गई। जॉन लैंग का केस ऑफिशियली सॉल्व नहीं हुआ और अभी तक लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि जॉन की डेथ सही में एक एक्सीडेंट थी या फिर एक वेल प्लान मर्डर। पेरिस कैटाकॉम्स लॉस्ट फुटेजेस 1993 पेरिस फ्रांस। सोचो तुम दुनिया की सबसे बड़े अंडरग्राउंड मेज में चले जाओ और फिर बाहर वापस आने का रास्ता ही ना मिले। यही हुआ था एक अननोन कैमरामैन के साथ। पेरिस के नीचे एक ऐसी जगह छुपी है जहां 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेड बॉडी थे। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी टनल्स है। इस केव या माइन जो कह लो का बहुत छोटा एरिया ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। बाकी टनल्स में जाना किसी भी पर्सन के लिए इनलीगल है। इस जगह से जुड़ी है इंटरनेट की सबसे क्रीपी फाउंड फुटेज। सो ये वीडियो एक अननोन मैन शूट कर रहा था एंड द रीज़न मैं इसे अननोन बोल रहा हूँ क्योंकि आज की डेट तक भी किसी को नहीं मालूम कि ये आदमी कौन था और इसकी आइडेंटिटी क्या थी। सो वीडियो के स्टार्ट में तो ये आदमी टनल के अंदर का नज़ारा दिखा रहा था और ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। उसे मालूम है वो कहाँ जा रहा है और वापस आने का रास्ता कहाँ से है, लेकिन धीरे धीरे वो पैनिक करने लग जाता है। उसकी सांसें तेज़ होने लगती है, कैमरा हिलने लगता है और वो बिना पीछे देखे भागना शुरू कर देता है। आखिर वो किस चीज़ से भागा था, ये चीज़ का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। सबसे डरा देने वाली बात तो ये है, हमें कभी पता ही नहीं चला वो किस चीज़ से भाग रहा था। कुछ सेकंड्स बाद वो अपना कैमरा ज़मीन पर गिरा देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। कैमरा रिकॉर्डिंग करता रहता है लेकिन वो आदमी कभी वापस नहीं आता। ये फुटेज सालों बाद फिल्म मेकर फ्रैंकिस फ्रीडलैंड के पास पहुंची। उनका कहना था कि कैमरा एक कैटाकॉम्ब एक्सप्लोरर को टनल्स के अंदर से मिला था। सच जानने के लिए वो खुद अपनी टीम के साथ कैटाकॉम्ब्स में गए, मैप्स और फुटेज को कंपेयर करने लगे। उन्हें एस्टिमेट लगाया कि वीडियो लगभग 300 फीट ज़मीन के नीचे शूट हुई थी। 12 घंटे तक सर्च करने के बाद भी उसके साथ क्या हुआ, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है और शायद इसीलिए पेरिस कैटाकॉम्ब लॉस्ट फुटेज आज भी इंटरनेट की सबसे क्रीपी अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। ओके, तो ये थी इंटरनेट की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिनके जवाब आज भी इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में छुपे हुए हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना किस मिस्ट्री ने तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और अगर तुम्हें लगता है कि इंटरनेट सिर्फ यहाँ तक वियर्ड है तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी टॉप डिस्टर्बिंग वीडियो गेम्स एवर मेड वाली वीडियो ज़रूर देखना। तब तक के लिए पीस आउट।